अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नदीम शेख। आज क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए आज हम अपना लेक्चर और अपना एजुकेशन आज़ादी की बात से शुरू करते हैं। आपको बोर्ड पर एक कोड दिखाई दे रहा है, एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द डोर्स ऑफ फ्रीडम। अगर आप एक्चुअल में आज़ाद होना चाहते हो अपनी सोच से, गरीबी से, पिछड़ी हुई मेंटालिटी से, तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेशन में लाना पड़ेगा। सो एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द डोर्स ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब आपके समझ में आएगा कि आपको एजुकेशन ही एक ऐसा आपके पास हथियार है जिसके थ्रू आप आज़ादी के दरवाज़ों को खोल सकते हो। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे थे। नियर अबाउट पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक आखिरी टॉपिक बच जाता है, वही हमको डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते पिछले लेक्चर्स को। हमने इस पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड भी कर लिया है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ब्लॉक्स, इसका एटॉमिक नंबर, इन सब को हम डिटेल देख चुके हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका चेंज हमको देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम सफ़र शुरू करते हैं पहले पीरियड से 7वें पीरियड तक, जब हम ट्रैवल करते हैं पहले ग्रुप से 18th ग्रुप तक, तो हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन चेंजेस को केमिस्ट्री में कहा गया ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमको उन्हीं चेंजेस को आज स्टडी करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम इस पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं फिर से। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा है कि पीरियोडिक टेबल को हम इसके 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसके बेस पर हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल को इसके 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। उसके बाद एक और हमारे पास तरीका है जिससे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। उसको कहा गया है कि इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हमारे पास दूसरी क्लास आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे पास तीसरी क्लास आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट है जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं? वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर लाइटर होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम कहेंगे एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं और 13 से 18 तक, मतलब पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरी हमारे पास क्लास आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो एस और पी के बीच में रखे गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज यहां से यहां पर ट्रांस कर जाती है, मूव कर जाती है। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, और इन एलिमेंट्स को इनके बीच में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में रखा गया है। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसलिए इन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की दरमियाना प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? प्रॉपर्टीज वही है लेकिन प्रॉपर्टीज उससे पहले वाली है, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो कहा जाता है एफ ऑर्बिट ब्लॉक को। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उस सबको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट 3 क्लासिफिकेशन। उसमें से हम देखते हैं कि एंटोनी लिवोसियर ये कह रहा था कि भाई एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन मेटल, दूसरे नॉन मेटल। लेकिन तीसरी कैटेगरी आ जाने की वजह से हम उसके जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो तीसरी कैटेगरी थी नॉन मेटेलॉइड्स की। हम ये देखते हैं
कि जब हम सफर शुरू करते हैं पहले वाले ग्रुप से ग्रुप 12 तक, और आपको ये जो लाइंस नजर आ रहे हैं जिसको मैंने सर्कल से यहाँ पर डिनोट किया है, ये वाले एलिमेंट्स, इन सर्कुलर सिंबॉलिक एलिमेंट के इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मेटल्स। कहां तक? इन सर्कल वाले एलिमेंट्स तक, उसके इस तरफ वालों को हम कहते हैं दैट इज मेटल, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज फैमिलियर प्रॉपर्टीज, नॉट इंडिविजुअल, इनकी जो फैमिलियर प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है एक दूसरे से, इसलिए इन सबको लेवोसियर ने किसी एक क्लास में रखा है, इसको कहते हैं मेटल। इसके अलावा और इनके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी शो करते थे उनको इस तरफ रखा गया है। ये सारे एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं ये नॉन मेटल्स है। अब मेटल और नॉन मेटल को अलग करने वाली एक बाउंड्री है, एक सरहद है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो सर्कुलर सिंबल है, ये सर्कुलर सिंबल के जो एलिमेंट्स हैं ये आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं मेटल को और नॉन मेटल को। तो फिर इसको एक अलग से नाम दिया गया, इसको कहा गया दैट इज मेटेलॉइड्स। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है, एक क्लास आ जाता है अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन SPDF। हमारे पास 4 ब्लॉक आ गए। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 ब्लॉक आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब इनको मेटल किस बेस पर बोला है, नॉन मेटल किस बेस पर बोला है, मेटेलॉइड बोलने का रीजन क्या है, ये हम डिटेल देख लेते हैं। यही प्रॉपर्टी है कि हम देख रहे हैं यहां से जब हम ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां तक हमको सब मेटल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर नॉन मेटल और मेटेलॉइड है और इसके आगे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को वेरिएशन, इन्हीं प्रॉपर्टीज के वेरिएशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वेरिएशन आ क्यों रहा है, फिर ये एक ही वेरिएशन आ रहा है या इसके बाद भी कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसी को हमको डिस्कस करना है, जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम से यहाँ पर स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड का मतलब हमको अच्छी तरह पता है, एक फैशन, एक चलन, या उसको हम उर्दू में अगर कहना चाहें तो एक रुझान, कि भाई किस तरफ कौन सी चीज ज्यादा चेंज हो रही है, किस तरफ कौन सी चीज ज्यादा बढ़ रही है, किस तरफ जाने पर कोई चीज की मिकदार हमको कम देखने को मिलती है, उसको कहते हैं हम ट्रेंड, उसको कहते हैं हम फैशन, उसको कहते हैं हम एक रुझान। तो हमारे पास कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको यहाँ पर फैमिलियरली स्टडी करना है फॉर होल पीरियोडिक टेबल। उसमें से फर्स्ट वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। रेडियस हमको पता है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द आउटर लाइन, उसको कहते हैं हम हाफ ऑफ डायमीटर, उसको कहते हैं हम रेडियस। एक सिंपल अल्फाज में अगर बोला जाए तो हाफ ऑफ डायमीटर किसी भी सर्कल का, जैसे अगर हम एक सर्कल इमेजिन करते हैं, इसका सेंटर ये है, ये सेंटर से इतना फासला, इसको हम कहते हैं रेडियस। केमिस्ट्री में उसी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम किसी एटम की यहां पर बात करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये सेंटर किसी एटम का न्यूक्लियस होगा, इसके बीच में कुछ और ऑर्बिटल्स होंगे और इसका एक वैलेंस ऑर्बिटल भी होगा, इसलिए हम इसको डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए। रेडियस का डेफिनेशन हमारे पास में है हाफ ऑफ डायमीटर।
अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करते हैं, अब हमेशा हमको एक बात याद रखना है कि जब हम बात करेंगे तो दो मूवमेंट की बात करेंगे। एक तो फर्स्ट ग्रुप से ग्रुप 18 तक जब हम मूव कर रहे हैं तो वेरिएशंस कहाँ कहाँ आ रहा है, चेंजेस कहाँ कहाँ पर आ रहा है, उसको कहते हैं तगय्युर कहाँ कहाँ पर आ रहा है उर्दू में। दूसरा मूव हम करेंगे फर्स्ट पीरियड से पीरियड 7 तक। जब हम पीरियड में डाउन टू ग्रुप आते हैं या उसको हम कहेंगे टॉप टू बॉटम। जब हम ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे होते हैं तो हमको दो बातें याद रखना काफी जरूरी है। एक तो वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का एंट्रेंस किस ऑर्बिटल में होता है, एस में हो रहा है, पी में हो रहा है, डी में हो रहा है या फिर एफ में हो रहा है। दूसरा कि आपका मूव हमेशा ये होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप टू 18th ग्रुप, फर्स्ट पीरियड टू 7th पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, या उसको हम कहेंगे डाउन टू ग्रुप। उसमें हम अगर पहला आपका प्रॉपर्टी देखते हैं एटॉमिक रेडियस। रेडियस का मतलब आपको बता दिया गया कि रेडियस क्या होगा। तो अगर हम स्टडी करते हैं पहले एलिमेंट का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है हमको ये देखना है। हमारे पास ये कंसेप्ट है कि पहले वाले एलिमेंट में मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, यहाँ पर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मतलब एक जो नंबर है एक नंबर से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां पर इंक्रीज होता है। जब कोई एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज होता है तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वहां पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हुआ है, वहां पर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। अब एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में गया होगा उसका जो अटैचमेंट है न्यूक्लियस से, वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट न्यूक्लियस से होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, अटैचमेंट थोड़ा वीक होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन आ जाए तो अटैचमेंट काफी स्ट्रांग होगा। तीन इलेक्ट्रॉन तीन प्रोटॉन आ जाए अटैचमेंट और काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हम फर्स्ट ग्रुप से ग्रुप 18 तक मूव करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में ऐड होता जाता है। अगर हम s की बात करेंगे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसी ऑर्बिटल में ऐड होता है। अगर हम d की बात करें, d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने इलेक्ट्रॉन यहां पर कंटिन्यूअसली ऐड होते जाते हैं उसी ऑर्बिटल में। तो हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली वन आफ्टर वन हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एलिमेंट के बाद अगले एलिमेंट में स्ट्रांग होता जा रहा है। उस एलिमेंट के लिए अगले एलिमेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो गया। इस एलिमेंट के कंपेयर में इस एलिमेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो गया। हम ये कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं और आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट तो हम ये कहते हैं कि एटॉमिक जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जा रहा है और उसी में जा रहा है। इसका मतलब ये कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का इजाफा भी होगा। अब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया, इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, तो अभी तक जो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अब वो दो हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब कि साइज कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। ये जो फासला है न्यूक्लियस का और वैलेंस ऑर्बिटल का, ये हर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद श्रिंक होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि while moving left to right your atomic radius will be decreases,
अंडरस्टूड। सेकंड वन हम जाते हैं टॉप टू बॉटम। यहां पर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर यहां पर भी बढ़ रहा है बट नॉट विद अ सिंगल। एटॉमिक नंबर यहां पर भी इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन किसी एक नंबर से इंक्रीज नहीं होता है बल्कि एक बंच में इंक्रीज होता है। एक बंच में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि यहां पर एक पूरे ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज होता है। एक पूरे ऑर्बिटल का, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक ऑर्बिटल का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उतना स्पेस हमको चाहिए होगा, और वो स्पेस एक झटके में बढ़ जाता है। एक झटके में स्पेस बढ़ रहा है मतलब हम कहेंगे कि लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस था उसके कंपेयर में सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 11 11 है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है विद अ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर चले जाते जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसके कंपेयर में सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूर होगा। सोडियम के कंपेयर में अगर हम पोटेशियम की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर होता चला जाएगा एक ऑर्बिटल के थ्रू। अगर हम पोटेशियम के कंपेयर में अगले एलिमेंट की बात करें तो वो और दूर होता चला जाएगा। यहां पर होता क्या है कि यहां पर न्यूक्लियस से वैलेंस ऑर्बिटल का जो फासला है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, श्रिंक होगा, छोटा होता चला जाएगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि लिथियम, हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज अबाउट टू 134 pm। अगर हम बात करेंगे बेरिलियम की, हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है। अगर हम बात करते हैं लिथियम का एटॉमिक रेडियस है 134 pm, तो बेरिलियम का उससे कम ही आना चाहिए, इसका होता है 112 pm। अगर हम अगले की बात करेंगे, अगला हमारे पास आता है बोरॉन, तो इसका बेरिलियम के कंपेयर में और कम हो जाना चाहिए रेडियस, होता है बिल्कुल, इसका हो जाता है 87 pm सॉरी। अब ये पीएम क्या है, ये पीएम एक्चुअल में रेडियस नापने की यूनिट है, पिकोमीटर आता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और उसके बाद आता है पिकोमीटर। सो हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हमारा लिथियम 134 pm दिखा रहा है रेडियस, हमारा बेरिलियम 112 दिखा रहा है पीएम, और उसके बाद हमारा बोरॉन दिखा रहा है 87 पिकोमीटर पीएम। हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। और वहीं पर अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम में हम ये देखते हैं कि लिथियम का तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज 134। अगर हम उसके नीचे आते हैं सोडियम दैट इज अबाउट टू 154 pm। अगर हम देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस लिथियम के कंपेयर में बढ़ गया है, उसके बाद वाले का मतलब हम अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का जो रेडियस होगा दैट इज अबाउट 196 pm। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम ये पता लगाते हैं लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? सो दैट इज द फर्स्ट वेरिएशंस। एक बात यहां मेंशन करना काफी जरूरी है कि ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, और क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस काफी ज्यादा आते रहते हैं, तो एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, उसमें हम इस लास्ट वाले को मेजर नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी क्लास ही अलग है, इसकी कैटेगरी ही अलग है, इसलिए इसको हम इनके साथ ऑब्जर्व नहीं करते। अब इन तमाम एलिमेंट्स को जो एक ग्रुप में, जो फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद वाले को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अंडरस्टूड? तो अल्कली मेटल जो अपने एटॉमिक रेडियस दिखा रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल उससे कम दिखाएंगे। अगर आप ग्रुप 30 में आ जाते हो तो इनके कंपेयर में ये और कम रेडियस दिखाएंगे। इतना जितना आप इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे,
आपके एटॉमिक रेडियसेस उतने डिक्रीज होते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमको डिस्कस करना है मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी का जो कंसर्न है वो आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एंट्रेंस से, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। मेटल, उसके अगेंस्ट हमारे पास नॉन मेटल, तो फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वो प्रॉपर्टीज जो मेटल शो करते होंगे दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज मेटेलिक प्रॉपर्टी। उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम कहते होंगे दैट इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब वो कौन सी है? किसी मेटल का हार्ड होना, किसी एलिमेंट का हार्ड होना, उसका चमकदार होना, उसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, उसका हीट करने के बाद एक स्पेशल किस्म का साउंड क्रिएट होना, या उसको कहते हैं हम सोनोरस होना। हमारे पास चार मेन प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की: लस्ट्रस होना, चमकदार होना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, थर्ड हमारे पास कि उसका सोनोरस होना, और फोर्थ हमारे पास कि उसका हार्ड होना। इसके अगेंस्ट अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो उनके पास ये चारों प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी होंगी। वो लस्ट्रस नहीं होंगे, वो सोनोरस नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते होंगे। इस बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि दैट इज मेटल, दैट इज नॉन मेटल। जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं दैट इज मेटल, जो नहीं करते वो नॉन मेटल। फिर जो करते भी होंगे और कभी नहीं भी करते होंगे उनको हम कहते हैं दैट इज मेटेलॉइड्स। फिर इसमें एक और क्लास का हम इजाफा कर देते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी। यहां से थोड़ा सा उसका हम कंसेप्ट चेंज करने वाले हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट्स कैन लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली, कॉल्ड एज मेटेलिक प्रॉपर्टी। फिर वो सारे एलिमेंट जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर जाते होंगे उन सब को हम कहेंगे दैट इज मेटेलिक एलिमेंट। सवाल आता है कि फिर मेटल ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर जाते हैं? तो हमारे पास इसको समझने के लिए एक रूल है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब यह है कि वैलेंस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। होता यह है कि जब हम यहां से ट्रैवलिंग शुरू करते हैं इस तरफ, तो वो एलिमेंट जिनके वैलेंस ऑर्बिटल में हाफ से भी कम, आधे से भी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जस्तोजू एक जद्दोजहद करते हैं, एक स्ट्रगल करते हैं। अब स्ट्रगल दो तरह की करते हैं। कौन से वाली? एक तो उनको अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबल बनाना है, सेटिस्फाइड करना है। दूसरा किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है। अब उसमें होता यह है कि अगर उनके वैलेंस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, उनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने वैलेंस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, और उनको मजीद 4 चाहिए, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने आप को स्टेबल बनाते हैं तो उसका मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उनके पास एक और रास्ता होता है कि अपने 4 खोकर अपने पेनल्टीमेट शेल को, मतलब वैलेंस ऑर्बिटल के पहले आने वाले शेल को या उसके पहले आने वाले ऑर्बिटल को कंप्लीट किया जाए, फुल किया जाए, फिल किया जाए। एक तो लॉस करना इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन करना। अब यहां पर बात आती है क्वांटिटी की। अगर उनको 3 लॉस करना है और 5 लेना है तो उनके लिए 3 लॉस करना इजी रहेगा एज कंपेयर 5 गेन करने के, क्योंकि यहां पर आता है एनर्जी का डिफरेंस। अगर किसी ऑर्बिटल में हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो यहां से इस तरफ जब हम जाते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने 1 को लॉस करना इजी समझेगा। यहां पर 2 होते हैं, इसको ऐड करना काफी मुश्किल है। यहां जो भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस ऑर्बिटल में हैं, उनको ऐड करना काफी मुश्किल है। ऐड करने के लिए 6 गेन करना पड़ेगा। तो
उनके लिए आसान ये होता है यहाँ 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 इन एलिमेंट्स के लिए कि ये गेन करने को ज्यादा पसंद नहीं करते, ये लॉस करने को पसंद करते हैं, क्योंकि लॉस करने में एनर्जी कम दरकार होती है, इनकी एनर्जी कम लॉस होती है, इसीलिए ये लॉस करना पसंद करते हैं। अंडरस्टूड? होता यह है कि ये आगे चलकर इनकी जो लॉसिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि आगे धीरे धीरे आपके एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं और हमारा एलिमेंट उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जब तक उसके हाफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में आना चाहे। अब होगा क्या, जब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिटल में है, मतलब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, उसके पास 5 ऑलरेडी है, उसको 3 गेन करना है। ऐसी सिचुएशन में वो गेन करने को पसंद करता है लॉस करने के कंपेयर में, क्योंकि गेन करने में अब एनर्जी कम लगेगी एज कंपेयर लॉस करने में। आई होप यू गॉट इट। अब वो एलिमेंट जो लॉस करने को ज्यादा पसंद करते हैं उनको हम कहते हैं मेटालिक। होता यह है, यहां से यहां तक हमारे S है, यहां से यहां तक हमारे D है, यहां से इधर P है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो ये नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं ये मोस्ट मेटालिक है। इनको क्या कहेंगे, दैट इज अगर मेटालिक प्रॉपर्टी का एक ग्राफ बनाया जाए तो इन एलिमेंट्स को टॉप पर रखा जाएगा, उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक वक्त आएगा कि मेटालिक प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी और यहां से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, मतलब यहां से इस तरफ के जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय गेन करने को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की उतनी क्वांटिटी है जो क्लोज है उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो नियर अबाउट है उनके ऑक्टेट को फुल करने के लिए। सो दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी। अब हम कहेंगे कि मेटालिक प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं दैट इज डिक्रीजेस। क्योंकि ये मेटालिक होगा, इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी इससे कंपेयर में कम होगी, इसकी उससे कंपेयर में कम, इसकी और कम, इसकी कम, इसकी कम, और एक वक्त आएगा कि मेटालिक प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाएगी। वहां से आगे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर बिलीव करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अगर हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, दैट इज इंक्रीजेस। बिल्कुल इसका उल्टा यहां पर होगा। यहां पर उल्टा क्यों हो रहा है, हम देख रहे हैं यहां पर लिथियम की और सोडियम की, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का काफी डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं लिथियम की साइज की और सोडियम की साइज की, तो लिथियम के कंपेयर में सोडियम की काफी बड़ी साइज है। साइज बड़ी है इसका मतलब हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर है। अब जब इनके अपने इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर है, उन्हीं को ये लॉस करना चाहेगा तो गेन करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। मतलब ये कि ऊपर से नीचे अगर हम मेटेलिक प्रॉपर्टी को देखें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है एज कंपेयर लेफ्ट टू राइट मूव करने के। तो हम ये कहते हैं कि राइट टू लेफ्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है और वहां से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज का काफी डिफरेंस। लिथियम छोटा रहेगा तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा। अब न्यूक्लियस के करीब है इसका मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ है। सोडियम की साइज लिथियम के कंपेयर में ज्यादा है, इसका मतलब यह कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा करीब में नहीं है। ज्यादा करीब में नहीं है मतलब कि ज्यादा फोर्सफुली जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब वो इजीली निकल सकता है, और इजीली इलेक्ट्रॉन के निकल जाने को हम कहते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जितना नीचे हम मूव करेंगे साइज उतना बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ता जा रहा है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूर जाता जा रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूर जा रहा है मतलब ये कि वो खुद निकलना चाहेगा, किसी और से एक्सेप्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास दैट इज
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिससे हम एक एक को डिफाइन करें, एटॉमिक रेडियस मतलब कि हाफ ऑफ डायमीटर, मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की खासियत, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या गेन करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ एक बात आपको बता दूं, उसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या। तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अंडरस्टूड। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हमारे पास कोई परफेक्ट या प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और मेटेलिक प्रॉपर्टी का उल्टा कनेक्शन है। जैसे हमने ऊपर समझा कि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। क्यों? हमारे पास लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इसको लॉस करना इजी समझता है, और हमारे पास जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। जब ये अपना इजीली लॉस कर रहा है तो दूसरे का गेन क्यों करेगा? जितना आगे हम बढ़ते, बेरिलियम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको इजीली लॉस कर रहा है, बेरिलियम के पास दो आगे लॉस करेगा, बट जितना इजीली लिथियम लॉस कर रहा था उतना इजीली बेरिलियम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बोरॉन आ जाता है। बोरॉन में फिर से वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जितना इजीली लिथियम, जितना इजीली बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था वैलेंस, उतना इजीली बोरॉन नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये तो गेन नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने लॉस कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। फिर क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं, एक टर्म देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो अपने आप को कटायन में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और जो अपने आप को अनायन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को अनायन में कन्वर्ट करते हैं, और इनके पास होती है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, इलेक्ट्रॉन को लेने की, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ ही 1 2 3 फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इनको दरकार होते हैं, जरूरत पड़ती है, इसलिए ये लेने को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर देने को। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ से अगर मूव करते हैं हम, तो जहां तक मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मेटल हमने देखे कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, मेटल के अगेंस्ट जो नॉन मेटल है वही इसको गेन कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर मेटल, उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू धीरे धीरे, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा, एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब वहां पर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी खत्म हो गई और वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट हो गई। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, अंडरस्टूड। अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम या डाउन टू ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। कम क्यों हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। आ जाते हैं साइज पर। लिथियम की साइज सोडियम के कंपेयर में कम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर लिथियम को और सोडियम को कंपेयर करते हैं तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूरी पर है, काफी दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि उसको इजीली हम लॉस कर सकते हैं। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो गेन क्यों करेगा, और जब गेन नहीं कर रहा है तो गेन करने वाली प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा?
इसलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल इसी पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको डिफाइन कर लेते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो, वैलेंस ऑर्बिटल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कोई आयन, एक एलिमेंट, या फिर हम इसको डिफाइन इस तरह भी करते हैं कि न्यूट्रल एलिमेंट से, न्यूट्रल एटम से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर वही मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो लिथियम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए उसको लॉस करके अपने पेनल्टीमेट शेल को स्टेबल बनाएगा। लॉस करके, लॉस कर रहा है इसका मतलब यह है कि जब लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा तो ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी आती है कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे विद द गेनिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, बट फिर गेन करना काफी मुश्किल है एज कंपेयर लॉस करने के, इसलिए ये भी प्रेफर करता है लॉस करने को। लेकिन अगर हम लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करते हैं तो उनके कंपेयर में आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की काफी कम रहेगी और बेरिलियम की ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक को लॉस करना काफी इजी है 2 के कंपेयर में। आगे बढ़ेंगे, बोरॉन, इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाता है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लॉस करना एक आ जाता है, बट उसके पहले वाला भी फुलफिल है, मतलब इसके पास इसके वैलेंस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लिथियम के बेरिलियम के कंपेयर में ये फिर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 ऑक्टेट कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेंगे, ये किसी से 1-2 इलेक्ट्रॉन लेकर 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। लेकिन इधर के एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं ये मेटालिक भी है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं। जब ये खुद की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। और हमको पता है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वैलेंस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए लगने वाली एनर्जी। अब जब ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करेगा, थोड़ी बहुत एनर्जी पर ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। इसको उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसको उससे ज्यादा, और इधर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली प्रॉपर्टी को छोड़कर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे, जैसे कि इधर के नॉन मेटल्स। यहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए वैलेंस ऑर्बिटल से। इसलिए हम क्या कहते हैं इन शॉर्ट कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। इंक्रीज क्यों हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैलेंस ऑर्बिटल के और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, कम एनर्जी पर निकल जाएगा, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एनर्जी ज्यादा लगेगी, तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एनर्जी और ज्यादा लगेगी, चौथे में 4 आ जाएंगे, एनर्जी और ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट एनर्जी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। रीजन ये कि फिर साइज का डिफरेंस आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चले
जाते चले जाएंगे और साइज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर चले जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं मतलब कि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि वो इजीली लॉस करेंगे, समझ रहे। और क्योंकि साइज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा लेट लॉस करेगा, ये उससे जल्दी, ये उससे भी जल्दी और ये उससे भी जल्दी। फिर हम कहते हैं कि ये लास्ट वालों को हम ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें एक और कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन भी वही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से राब्ता करने वाला, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने वाला, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इस तरह से हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो हमको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं ड्यूरिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अब ये सारी प्रॉपर्टीज फैमिलियर है। किसी एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है, हो सकता है कि वो फैमिलियर प्रॉपर्टी को शो ना करता, बट दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में हर जगह आते जाते हैं, उसके रीजंस भी हम देखते चलेंगे और उनके रीजंस भी होते हैं, जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, कुछ उनके प्रॉपर रीजंस होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं कि इसकी फैमिलियर प्रॉपर्टी कुछ और है लेकिन इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ और है। सो दैट्स ऑल अबाउट पीरियोडिक ट्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कंटेंट नॉलेजेबल है, टीचिंग इफेक्टिव है और लैंग्वेज आसान है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें जो 11 12 नीट, JEE और MSCT देना चाहते हैं। थैंक यू।